सो कुछ आपको चीजें यहाँ पे ये मिलेंगी कि मोहेंजोदारो को अगर आप देखेंगे तो मोहेंजोदारो इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड, राइट? उसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड माउंट ऑफ डेड। वाई इट्स कॉल्ड माउंट ऑफ डेड? बिकॉज जब एक्सकवेशन चल रहा था तो मोहेंजोदारो वाज द प्लेस जहाँ पे हमें एकदम बल्क में हमें स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमन के। तो वो माउंट ऑफ डेड उसको बोला गया क्योंकि वहां पे मे बी एक टाइम ऐसा रहा होगा कि हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ्स नहीं है कि वो हाउ इट गॉट डिक्लाइन, वो कैसे रहा। सो इसीलिए वहां, लेकिन वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो है स्केलेटन्स मिले हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड माउंट ऑफ डेड। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा ही कॉमन है जो कभी पूछा जा सकता है कि विच साइट of this IVC is also known as Mount of Dead. So that is Mohenjo-daro. And previously, what was happening कि Mohenjo-daro was the largest site which was excavated. सबसे बड़ी साइट थी जब वो जिसको एक्सकेवेट किया गया था। बट इन बिटवीन दिस इन पूरे 80-90 सालों में when they excavated this, पूरा साइट, तो 2002-3 में जब दे स्टार्टेड, आई गेस, यस सॉरी 97 में शुरुआत हुआ था राखी गढ़ी को जब उन्होंने ढूंढा। एंड राखी गढ़ी जब वो ढूंढना उन्होंने शुरू किया तो स्टिल अभी अभी तक आप देखोगे 2007, 8, 9 तक दे वर एक्सकेवेटिंग, एंड शायद अभी भी चल रहा है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अब जाके ये एक नया स्टेटमेंट आ गया हमारे पास कि नाउ द राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले मोहनजोदारो था, बट अब राखी गढ़ी हो चुका है। जो राखी गढ़ी का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है उसका, जब आप इसके ऊपर देखोगे कोई कोई आप डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें इनके ऊपर, यू विल फाइंड आउट बहुत बड़ी जगह इन्होंने एक्सकेवेट कर ली है। इवन बहुत सारी जितना जितना सामान, जितने एक्सकेवेशंस हमें वहां नहीं मिले उतने हमें यहाँ पे मिल चुका है। एंड बाकी आई हैव सेंड द लिंक, आई गेस, राइट? सो ये रहेगा। तो ये आप देखेंगे, और कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि कॉटन की जो खेती है, जो कॉटन का जो इनका जो खेती चल रहा था, इट वाज द फर्स्ट, इंडस वैली है, ये एक पहला रहा जिन्होंने कॉटन ग्रो करना शुरू किया सबसे पहले। इससे पहले किसी ने नहीं किया था, कॉटन ग्रो करना इन्होंने शुरू किया। एंड हड़प्पा के ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स आप देखोगे इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं सील, सील्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए। आप सबसे बड़ा स्कल्पचर आप देखते हो दैट डांसिंग गर्ल, वो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको पुट अप करते हैं। वो कई बार क्या करेंगे आपसे क्रोनोलॉजी में देंगे, वो क्रोनोलॉजी में आपको साइट्स नहीं देंगे, वो क्या करेंगे हर एक डायनेस्टी से या हर एक पीरियड से आपको स्कल्पचर्स दे देते हैं। क्वेश्चन में आता है फॉर एग्जांपल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको डांसिंग गर्ल डाल देंगे, एंड मे बी मौर्यन से आपको उनका कोई स्कल्पचर दे देंगे, गुप्ता से कोई स्कल्पचर दे देंगे, कुषाण से कोई दे देंगे, एंड दे विल से कि इनको आप क्रोनोलॉजी में लगाओ। सो बेसिकली व्हाट दे आर, आपसे वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि आपको क्रोनोलॉजी पता हो डायनेस्टीज की। क्योंकि अगर आपको स्कल्पचर्स पता है उनके, तो डेफिनेटली आप ये आप डिफाइन कर पाओगे ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है ये तो डांसिंग गर्ल, ये कुषाण का है, ये गुप्ता का है, ये फलाने का है। सो वो आप ऑटोमेटिकली क्रोनलाइज कर पाओगे कि अच्छा ये पहले था, इसके बाद ये, उसके बाद ये, ना उसके बाद ये। सो ये एक तरीका होता है इनके क्वेश्चन करने का। सो इसको आप जरूर दिमाग में रखें। हमारे जो मेन साइट्स अगर आप देखोगे, गुजरात में देयर इज अ मेन साइट, राजस्थान में है, वी हैव अ साइट इन हरियाणा दैट राखी गढ़ी, and we have a some sites in Pakistan as well. So like ये मोहिंजोदारो, छानूदारो एंड कोट डीजी, हड़प्पा, ये सारे साइट्स वहां के हैं। तो ये सारी साइट्स को आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, जब क्वेश्चन आएगा तो वो जो है आपसे ये पुट अप करते हैं। एंड दूसरी चीज आप ये देखेंगे, स्कल्पचर्स का आपको पता होना जरूरी है कि स्कल्पचर्स कहाँ पर हैं। आप बुक्स में देखोगे आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, कई बार क्या होता है बुक्स बहुत पुरानी होती है, लाइक किसी ने जब उसको पब्लिश किया होगा, मे बी वो 1950s में, 60s में, 80s में बहुत अच्छे अच्छे बुक उस टाइम पे पब्लिश हुए हैं। तो आप वहां पे देखते हो, फिर आपको वहां पे दिखता है कि लोकेशन यहाँ पे तो कुछ और है, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो जाता है, वो लोकेशन स्विच हो जाते हैं कई बार। जैसे कि अगर आप देखोगे लाइक सील्स जो है हमारे पास, वो सील्स पहले, बहुत पहले के टाइम पे
पाकिस्तान में हुआ करती थी, कराची म्यूजियम में हुआ करता था। एट द टाइम दे शिफ्टेड हियर, राइट? सो ऐसे कई सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए जब आप स्कल्पचर्स को लोकेशन जब आप ट्रेस करें, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां पे उनको देखें कि वो वो एक्चुअल में वहां पे है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली भी शिफ्ट हो जाता है, कई बार आप देखोगे कि आज इधर है, फिर आप कल पता लगता है 4 दिन बाद कि वो तो कहीं और है, राइट? सो इसीलिए लोकेशन जब आप ट्रेस करें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से करें, दैट विल बी मोर एक ऑथेंटिक, आपके पास एक डेटा रहेगा कि वो कहाँ पर है। एंड अपार्ट ऑफ दिस लोकेशन, स्कल्पचर्स में आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कुछ-कुछ चीज़ों का कि वो कहाँ पे किस मटेरियल से बना हुआ है। ये भी कई बार इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज़ ब्रॉन्ज एज। क्यों बोला जाता है ब्रॉन्ज एज? ऑब्वियसली क्योंकि जो डांसिंग गर्ल है दैट इज़ मेड ऑफ अ ब्रॉन्ज, और वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज़ द ओल्डेस्ट एक कास्टिंग टेक्निक है हमारे पास, जो कि ये चलता आया है। एंड वी ऑल्सो हैव इंडियन लॉस्ट वैक्स टेक्निक एज वेल, जो आप देयर इज अ स्टेट कॉल्ड छत्तीसगढ़, वहां पे बस्तर जिला है, देयर इज अ बस्तर विलेज, वहां पे ये टेक्निक किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोकरा टेक्निक, डोकरा। एंड देयर इज इंडियन आर्टिस्ट कॉल्ड मीरा मुखर्जी, जो इस टेक्निक में काम करती हैं। विल कम टू द आर्टिस्ट अभी फर्दर। सो तो ये एक हमारे पास इंडियन टेक्निक भी है, हमारे पास ऐसे ही सेम लॉस्ट वैक्स टेक्निक में, राइट? सो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टेक्निक में बने हुए हैं या फिर वो किस मटेरियल के हैं। आप देखोगे देयर इज एक स्कल्पचर है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड प्रीस्ट किंग, दैट इज इन कराची म्यूजियम, वहां पे। सो वो जो है दैट इज मेड अप ऑफ सोपस्टोन। सोपस्टोन इज समथिंग, एक बहुत ही सॉफ्ट एक स्टोन होता है, अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करें दूसरे दूसरे स्टोन से, तो दैट इज मोर सॉफ्ट। तो वो एक इट्स कॉल्ड सोपस्टोन, जो कि ये आपको, ओके देयर इज अ टेक्स्ट, लिंक नहीं खुल रहा। विवेक चौहान इज सेइंग लिंक नहीं खुल रहा, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, ही इज सेइंग टू शेयर द आईडी पासवर्ड। जस्ट अ सेक। ओके, राइट? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये वाले क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है और किधर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, और कभी आपसे ऐसा होता है लाइक आपने प्रीस्ट किंग के बारे में नहीं पढ़ा, या फिर तुम एक मदर गॉडेस करके कोई स्कल्पचर है जो आपने नहीं देखा। सो आप अब क्या करेंगे? ये एक एजुकेटेड गेस होगा जो मैं आपको बोलूंगा, कि जब आपको ना पता हो कभी, एटलीस्ट अगर आपको अपने बेसिक से थोड़ा सा ये पढ़ा हो कि वो किस लोकेशन का था, राइट? फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इजिप्शियन आप देखते हो, कोई आपको स्कल्पचर बोल दिया गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपको कुछ एक दो स्कल्पचर्स हैं जो आपको पता है कि हाँ जी फेमस है ये तो, और ये आपने ये भी पढ़ लिया है कि लोकेशन वो कहाँ पर है। उन्होंने कुछ ऐसा स्कल्पचर दे दिया जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको उन्होंने ये लिख के दे दिया कि इट इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम इजिप्शियन सिविलाइजेशन और यहाँ से हमें मिला था। तो आप एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हो कि वो डेफिनिटली कायरो म्यूज़ियम में हो सकता है, बिकॉज़ कायरो इज़ द कैपिटल। और जब ऐसा होता है कि जो साइट में हमें वो मिलता है, उसी के म्यूज़ियम में हमें ये कई बार लोग देयर इज़ लाइक एकदम नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, आपको ना पता हो कि कहाँ हुआ, तो डेफिनिटली आप ये थोड़ा देखें कि उसी स्टेट का म्यूज़ियम तो नहीं है ये कहीं, या फिर उसी कंट्री का, या उसी आस-पास उसी के एरिया का। तो वो आपको एक कहीं न कहीं वो हेल्प कर सकता है कि वो एक चांस हो सकता है कि वो म्यूज़ियम में ही, उसी आस-पास के म्यूज़ियम में ही वो रखा हुआ हो, स्कल्पचर्स। सो ये जो है आप इसको नोट डाउन करके रख देंगे इन सब चीज़ों को, कि आपको ये क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। और अभी तो जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेबी जो एकदम सीरियस नोट पे अभी वाला जो एग्ज़ाम देंगे,
शायद मेरी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से मे बी 50-70% आपको पहले से ही पता होगा, राइट? बट ये उनके लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप नोट करके रखें, ये उनके लिए डेफिनिटली हो जाएगा जो अभी सिर्फ ट्रायल वर्ज़न के लिए आप दे रहे हैं कि एग्ज़ाम, कि उन्होंने अभी ये सिर्फ ट्रायल के लिए देना है एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। तो आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कहाँ से मुझे कितना पढ़ना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें से नहीं आता। तो आप उससे कोई एक आर्टिकल, कोई एक वीडियो, कोई एक चैप्टर जो एनसीईआरटीज़ में आपको दे रखी होंगी, वो दैट इज़ मोर देन इनफ टू प्रिपेयर उस वो प्री हिस्ट्री वाले पोर्शन को। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं आता। अगर मैं नॉर्मली आज की डेट में अगर मैं बोलूँ पिछले 2-3 सालों में सिर्फ देयर इज़ जस्ट अ सिंगल 2 तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। एक वो साइट कि वो आप साइट पहचानिए उसमें से एंड द सेकंड इज़ कि जहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं क्रोनोलॉजी में। वो स्कल्पचर्स को लगा रहे हैं और डांसिंग गर्ल को वो सबसे पहले लगा दे रहे हैं। या फिर कहीं बीच में भी अगर लगा दिया तो कि वो डांसिंग गर्ल सबसे फर्स्ट पहले में आएगी क्योंकि अ, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्कल्पचर है। तो सबसे पहले वो एंड आफ्टर दैट ऐसे आगे जाके। आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास बहुत कोई ऐसा स्कल्पचर नहीं मिला है जिसको हम काउंट करें। अगर आप वेस्टर्न में देखोगे तो देयर इज़ वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ करके एक छोटा-सा स्कल्पचर है। अगेन डांसिंग गर्ल के साइज़ का 4 साढ़े 4 इंच का वो एक स्कल्पचर बना हुआ है लाइमस्टोन का। तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का है तो वहाँ पे हम उसको काउंट करते हैं बट हमारे पास यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी आप देखोगे तो मिर्ज़ापुर बहुत बड़ा साइट है अगर हम ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो मिर्ज़ापुर इज़ द लार्जेस्ट साइट जहाँ पे आपको अम, ये साइट्स आपको मिलेंगे या फिर पूरा जो यूपी और ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इस प्री हिस्टोरिक के एस्पेक्ट से। लेकिन यूजीसी के एस्पेक्ट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नहीं पूछते हैं। आज तक देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस मिर्ज़ापुर वाला पोर्शन। उन्होंने कभी भी मिर्ज़ापुर वाले पोर्शन के लिए उनमें से नहीं पूछा लेकिन अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी वगैरह पे आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा यू नो अ, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये है एंड अम, सील्स को लेके भी आप देखें, थोड़ा सील है ना, सील में भी आपको पता है कि सील्स के लिए वो भी अभी हमारे पास न्यू दिल्ली म्यूज़ियम में है और असर्शन रीज़निंग में भी ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन्स के लिए ये जो हम डिस्कस जो बात हम कर रहे हैं, इस पे भी कई बार इस तरीके से आ जाता है। जैसे कि मैं सील्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने वो सबसे फेमस सील है हमारे पास पशुपति सील। सो जो पशुपति सील है, हम ऐसा उसको मानते हैं कि दैट इज़ अ प्रोटो शिवा का इमेज है उनका, वो पुराना सबसे अर्लीस्ट इमेज है हमारे पास शिवा की। क्योंकि वो उसी पोस्चर में है थोड़ा-सा वो ट्राइडेंट वाला सारा वो मुकुट और वो उससे हम एनालाइज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ। दिस इज़ नॉट द ऑथेंटिक वाला एकदम न्यूज़ नहीं है ये बिल्कुल भी। ये हम सिर्फ अज़्यूम कर रहे हैं इंडियन हम थोड़े हैं इंडियन में हम इस तरीके से आ जाते हैं कि वो माइथोलॉजिकली और इस तरीके से जोड़ने लग जाते हैं चीज़ों को। तो वो हम उसको बोल दे रहे हैं कि दैट वाज़ द प्रोटो शिवा एकदम अर्लीस्ट फोटो है हमारे पास शिवा की। ऐसा हम मानते हैं, राइट? ये भी हम इस तरीके से मानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये माना जाता है और जो स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं। अभी तक वो नहीं डिकोड हुए हैं कि वो एक्चुअल में क्या है। कई बार ऐसा ज़रूर हुआ है अभी रिसेंट शायद 19 या नहीं 20 या 21 की बात है आई गेस देयर वाज़ अ न्यूज़ कि जहाँ पे रिसर्चर्स वाज़ से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें पता है ये हमने ढूँढ लिया है कि ये कौन-सा लैंग्वेज है और उन्होंने बोला कि दिस इज़ द एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेज। जो साउथ में जो द्रविडियन लैंग्वेजेज़ हैं हमारे पास वो एंशिएंट उनका उसी का बहुत ही एंशिएंट पार्ट है। उन्होंने ऐसा बोला बट अगेन वो एक एक जगह पे न्यूज़ रह गया और उसके बाद वो फिर वो खत्म हो गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके आगे नहीं बताया। अगर वो डेफ़िनेटली होता तो डेफ़िनेटली वो आगे उसको शो करते बट ऐसा नहीं हुआ। सो अभी तक हमने उसको कभी भी अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। असर्शन रीज़निंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे वो सीधा-सीधा पूछेंगे स्टेटमेंट में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, वो अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया है। तो वो आपको स्टेटमेंट देखना है कि वो सही है या गलत है। एंड उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई और एक और नीचे रीज़न दे देंगे, सो वो भी आप उसको देख सकते हैं। एंड
एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है कि उन्होंने सील के लिए पूछा हुआ है। जब उन्होंने पूछा था कि ये जो सील है दैट इज उन्होंने पहला तो ये पूछा था कि ये जितना भी हम इंफॉर्मेशन हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, दिस इज बेसिकली ये हम किसके वजह से जानते हैं, उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मिली है, ये हमने उसको पढ़ के, उसको समझ के हमने ये इंफॉर्मेशन हमने आगे बताई है। या तो फिर दूसरे में लिखा हुआ था कि उन जो एक्सकवेशंस हुई है सिर्फ उसके वजह से ही हमें मिली है। सो जो ये अब हम जो बात कर रहे हैं कि एक्सकवेशंस के बिहाफ पे ही हमने उसको आज तक डिसाइड किया, आज तक हमने जो भी डिटेल्स निकाली है सारी एक्सकवेशन के साइड बिहाफ पे ही निकाली है। हमने कभी भी, हमारे पास कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है जो ये बता दे, कोई भी पर्टिकुलर माइनर सा इंफॉर्मेशन दे दे हमें, हमें अभी तक वो नहीं पता लगा है। हाँ, ये जरूर कुछ कुछ जगहों पे हमें ये पता लग चुका है कि जैसे आप देखते हो कि उर्दू जो है वो उल्टा लिखा जाता है, उल्टे साइड से हम लिखते हैं इस साइड से। तो कहीं-कहीं पे ये बोला गया है, कुछ रिसर्चर्स ने ये बात बोली है कि ये राइटिंग जो है वो ऐसा उल्टा चल रहा होता है, इसलिए उल्टा लिखते थे। व्हाई? क्योंकि वो उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पे स्टडी किया कि जो भी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, सो कभी आप हम देखते हैं जब हम नोटबुक में लिखने लग जाते हैं तो हमें पता होता है कि इसी लाइन में खत्म करना है हमें। तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही बड़े गैप में लिख देते हैं, फिर धीरे-धीरे हम कम होते जाते हैं, ताकि वो एडजस्ट हो जाए पूरे उसमें। सो वो चीज़ उन्हें देखने को मिली है इनके स्क्रिप्ट्स में, जिसकी वजह से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट उल्टी लिखी जाती हो। ऐसे ये बहुत ही छोटे-छोटे से ऐसे हैं ऐसे रिसर्चर्स हैं जो उन्होंने इन्फॉर्मेशंस है उन्होंने निकाली हैं। एंड यस, सो आपको ये चीज़ देखनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आपने कराची म्यूजियम में कौन-कौन से स्कल्पचर्स हैं एंड न्यू दिल्ली म्यूजियम में कौन-कौन से स्कल्पचर्स हैं। वो आप उसको एक नोट डाउन कर रखेंगे। आपके साइट्स हो गए और ये छोटे-छोटे से फैक्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल दिस माउंट ऑफ डेड वाला कॉटन जो कहाँ पे पहली बार ग्रो हुआ, ये वाला। एंड दिस एक्सकवेटर्स के नाम, स्पेशली मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के, ये कौन थे एंड इनके मेन साइट्स कौन थे, राइट? और इनका जो डॉकयार्ड था जहाँ से ये ट्रेडिंग का करते थे। अगर आपने देखा हो, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे स्क्रिप्ट्स हमें मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। सो हाउ हाउ इज इट हैपनिंग? ये कैसे हो सकता है कि उधर मिला होगा? तो ऑब्वियसली एक ही रीजन हो सकता है, आए गए होंगे, एक्सचेंज हुआ होगा, ट्रेडिंग चली होगी। तो लोथल जो है इन गुजरात, दैट इज द डॉकयार्ड ऑफ this Indus Valley civilization. So डॉकयार्ड जो है जो लोथल है, that is also an important site of IVC. Good morning Laksha. राइट, सो ये सारी चीजें जो हैं आपने देखनी है। और अगर मैं बोलूं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, अगर हाँ, कई बार हम ये भी परेशान रहते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या है, किसी चीज का एग्जैक्ट पीरियड क्या है, डेट क्या है। हम इसके पीछे भी बहुत भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप 4 किताबें देखोगे ना, आपको चारों में अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी, तो क्यों उसको आप लगे पड़े हैं कि मुझे क्या बोला वो एग्ज़ैक्टली है क्या, मुझे वो बताना है या प्रूव करना है, मुझे पता करना है कि एग्ज़ैक्टली डेट क्या है, मैं वही लिखूँगा। यूजीसी कभी भी इस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करता। आप देखेंगे बहुत पहले के टाइम पे जब इट वाज़ हैंड ओवर टू दिस यूजीसी। ये हमारा एग्जाम जो है, ये नेट का, ये 3 एजेंसीज ने संभाला हुआ है आज तक। सबसे पहले यूजीसी ने संभाला था, उसके बाद सीबीएसई ने संभाला, एंड आफ्टर दैट नाउ वी हैव दिस एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सो ये तो इस पूरे सेक्शन में क्या हुआ कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब यूजीसी जब क्वेश्चंस देता था, आप देखोगे 2004, 5, 6 के क्वेश्चंस आप देखना, तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे वो लोग एकदम इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर्टिकुलरली कि इस बहुत ही रैंडम से आर्टिस्ट का उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया है ना, और पर्टिकुलरली किसी चीज का उन्होंने डेट पूछ लिया है। तो वो क्या है, वो एक रटिफिकेशन वाला चीज है, आपको रटना पड़ रहा है वो सब चीज। और आज के डेट पे यूजीसी जो एनटीए जो क्वेश्चंस दे रहा है, वो रटिफिकेशन से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो विल फाइंड आउट एंड विल सी सम कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पुट अप कर रहे हैं।
एंड सो इसीलिए डेट्स पे आप ना जाएं। डेट पे आप हाँ, लेकिन एक रफ आइडिया दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप बोले 3000 से लेके 1700 या 1500 बीसी तक आप इसको लिख सकते हैं। ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि इसके बाद ये आया बोल के। सो आप एक रफ आइडिया डाल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख के आप वहां पे लिख सकते हैं 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। आप ये एक डेट आप उसमें डाल सकते हो इस वाले सेक्शन के लिए। सो वी हैड दिस प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद वी हैड दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, धीरे धीरे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वी नो कि सबसे बहुत ही एडवांस सिविलाइज्ड ये था, सिविलाइजेशन था उस टाइम पे ये। एंड ये हमें कैसे पता लगता है, वहाँ के जो आर्किटेक्चर्स हैं या फिर उनकी जो रहन सहन का तरीका था, या फिर उनके आप देखते होगा, आपने बहुत देखा होगा कि ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा एक बहुत वो था, ड्रेनेज बने हुए हैं, बिल्डिंग्स के वो जो घर बन रहे हैं उसके बीच में जो रोड्स हैं वो एकदम ग्रिड लाइंस में बने, एकदम एग्जैक्टली अगर 7 फीट इस साइड है तो इस बिल्डिंग के बाद भी वो 7 फीट ही रह रहा है। उनके पास बर्न ब्रिक यूज कर रहे हैं वो, राइट, बर्न ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। बर्न ब्रिक्स के साइज भी सेम है, जैसे आज के डेट में हम ईंट यूज करते हैं, ईंटें वो सेम साइजेस के होते हैं, वो भी एकदम सेम साइजेस में बना रहे हैं। सो ये सारे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप दिमाग में उसको नोट करके रखेंगे। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सिविलाइजेशन होते होते एक यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आता है वैदिक पीरियड को लेके। वैदिक पीरियड को लेके क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक वैदिक पीरियड एक ऐसा एरिया है जहां पे हमारे पास साइंटिफिक टर्म्स में कोई साइंटिफिक नॉर्म्स में हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक या फिर क्लियर सबूत नहीं है किसी चीज को लेके। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक माइथोलॉजिकल एरिया में पहुंच जाता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था जब लोग बोलते थे कि वैदिक पीरियड इज द फर्स्ट, मतलब पूरे हिस्ट्री में वैदिक पीरियड पहले था, ये सारे जितने युग चलते रहे ये वो, एंड आफ्टर दैट हम आए। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ 1921 में, नाउ दे सेड कि ये तो 5000 साल पुराना है, ये तो और ज्यादा पुराना है इससे। सो दे सेड इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आया, उसके बाद वैदिक पीरियड है हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर आप देखोगे तो वैदिक पीरियड को लेके, जैसे कई बार आपने स्टोरी सुनी होंगी कि राम का जन्म इस टाइम पे हुआ था, सेम टाइम पे वहां पे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डेट दिखा रहे हैं। कई बार ये दिखा रहे हैं कि 3000 ईयर्स पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चला है, अब वो कह रहे हैं कि राम का जन्म तो जी 5000 पहले, 5000 साल पहले हुआ है। तो इसकी कोई हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ किताबों में और उनको कैलकुलेशंस करके और जो जैसे जो भी कैलकुलेशंस नक्षत्र वगैरह जो उनका था कैलकुलेट करके एस्ट्रोनॉमी से सारा वो लॉजिक सारा निकाल के फिर उन्होंने बताया कि जी ये डेट है राम के बर्थ का। लेकिन हमारे पास अगेन कोई ऑथेंटिक प्रूफ थोड़ी है हमारे पास। सो इसीलिए हम इसके पीछे नहीं जाते, इवन यूजीसी भी नहीं जाता। आप देखोगे टीजीटी पीजीटी में वो लोग वैदिक पीरियड से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, यूजीसी वाले नहीं पूछते हैं इसमें से, बहुत ही रेयर आपके पास क्वेश्चन आता है। लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही हम इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, मैं इसको कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार कुछ भी हम उल्टा पुल्टा हम कैसे आप देख सकते हैं कर सकते हैं बोल के। तो ओके, सो ये इसीलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास ये वैदिक पीरियड का पोर्शन आता है। और कभी भी जब जैसे मैं मेरे पास कई अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हम इसको ऐसे कैसे मान सकते हैं कि वैदिक पीरियड इसके बाद था, ये क्या चीजें हमारे पास, किताबों में कई बार हमें कुछ और मिलता है। तो मैं वहां पे सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप जो हमारा इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है दैट इज यूपीएससी, राइट। सो यूपीएससी के आप सिलेबस में जब आप उनको देखते हो, इस आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को आप देखते हो, जब आप वहां पे भी उनके वीडियोस आप देखते हैं, जब उन जैसे मैं जब इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं यूपीएससी के वीडियोस भी देख रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम अगर वो जो पढ़ रहे हैं मतलब वो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है वो, सो ऑथेंटिक ही तो पढ़ाएंगे वो, मतलब वो जो भी पढ़ा रहे होंगे हमारे पास क्लेम करने के लिए काफी है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला यूजीसी ने, तो वी हैव दिस प्रूफ कि भाई यूपीएससी के सिलेबस में इनको ये चीज पढ़ाया जा रहा है, हाउ कैन यू से कि ये गलत है, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीजों का कुछ क्लैरिफिकेशन जब चाहिए होगा, आप ये जो यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे दूसरे ये जो बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना पूरा इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हुए हैं, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उनके अपने पास।
तो उन वेबसाइट्स में दे हैव लॉट्स ऑफ नोट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपाइल्ड, आपके पास सारा डेटा आपके पास मिल जाएगा आपको। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी चीज को, डेटा डेटा को लेके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि शायद टेम्पल्स, हम एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट इंडियन में टेम्पल्स है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको किसी बुक में एग्जैक्ट तरीके से कभी आपको कुछ नहीं मिलता कि कौन सा पार्ट क्या है, कब किसके बाद कौन आया, किसने क्या बनाया ये, और कौन सा किसके बाद कहाँ पे था। ये सारी चीजें हमें बहुत ही गलत तरीके से मिलता है। सो इसीलिए ये वाला पोर्शन भी हम आगे इसको बहुत डिटेल में हम इसको क्लियर करेंगे, देखेंगे। एंड सो यस, जब मैं उनको देख रहा था तो आई फाउंड कि हड़प्पा, आईवीसी के बाद, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद दे आर शिफ्टेड टू वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड का डेट हम क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 3000 से लेके 1500 अगर आपने लिखा है, 3000 से 1500 बीसी, इफ यू हैव रिटन फॉर दिस आईवीसी, नाउ वैदिक एज के लिए, वैदिक पीरियड के लिए राइट, नोट डाउन कि 1500 से लेके 500 बीसी तक, 500 बीसी तक, ये दिस इज द एज ऑफ वैदिक पीरियड। अब वी विल कम टू दिस, कि हम थोड़ा इसको और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं हल्का सा, फिर वी शिफ्ट टू द मेन, इसके बाद जो डायनेस्टीज का जो हमें जो पूछा जाएगा। सो अब वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा माइथोलॉजिकल सा है, थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजों में है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोई प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अभी तक नहीं पता कि वेद किसने लिखे हैं, क्या है, सो हमारे पास इस वैदिक एज में वी हैव दिस टू फेजेस। हमारे पास दो फेज है वैदिक वैदिक पीरियड में। द फर्स्ट इज कॉल्ड नोन एज अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो लगभग आप ये बोल सकते हैं कि अराउंड 1000 ईयर्स आप बोल सकते हैं लगभग, या फिर आप कह लीजिए 1000 तो नहीं बोलेंगे, अराउंड 700-800 ईयर्स तक वो रहा। मतलब जो एक बड़ा फेज था, दो फेज में से एक बड़ा फेज था, दैट इज नोन एज अर्ली वैदिक एज। और अर्ली वैदिक एज के आगे आप डेट में आगे डाल दीजिए 1500 से लेके 1000 बीसी तक, 1500 से लेके 1000 बीसी तक ये वाला फेज आपका रहा। यानी कि आप इसको 500 साल आप इसको मान सकते हैं। 500 साल का जो एज रहा, दैट वाज नोन एज अर्ली वैदिक एज। इस एज में ऋग्वेद को लिखा गया। हमारे पास 4 वेद है, यू नो दिस, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में से जो फर्स्ट फेज में हमें ऋग्वैदिक एज भी बोला जाता है इसको, क्यों? क्योंकि इस एज में ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस एज में ऋग्वेद लिखा गया होगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है हमारे चारों में से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास और इनके वेद के उपवेद भी आते हैं, जिनको हम बोलते हैं उसका एक एक समराइज्ड वर्जन, एक या फिर आप कह लीजिए जो उसका एक उपवेद बोलेंगे उसको, एक सब 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 वेद आप बोल सकते हैं उसको, उसका छोटा सा वर्जन। तो आयुर्वेद आप सुनते हैं आप कई बार, ये टर्म आपने जरूर सुना होगा आयुर्वेद। तो ये जो ऋग्वेद है ये इसका उपवेद है। सो यू कैन नोट डाउन कि आयुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ ऋग्वेद। डोंट गेट कंफ्यूज, बार बार वेद वेद आ रहा है तो आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि आयुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ ऋग्वेद। ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला ही पोर्शन आपको पूछा जा सकता है। ऐसे हमारे पास और भी सबके उपवेद है, यू कैन सर्च, आप देख सकोगे। सामवेद है हमारे पास, यजुर्वेद है और ये अथर्ववेद, सबके अपने अपने उपवेद हैं, ठीक है। लाइक गंधर्व वेद है आपका, सामवेद का है गंधर्व वेद, राइट। सो ये आपको वैसे भी डेटाज आपको बड़े आराम से गूगल पे मिल जाएगा, यू कैन सर्च इट डाउन। एंड ऋग्वेद हो गया आपका पहला एज। और जो सेकंड फेज है, दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक एज। अर्ली फेज था, अब ये लेटर फेज है। अब लेटर फेज में ये बाकी के तीन जो थे, साम, यजुर और अथर्व, ये इन तीनों वेदों का निर्माण हुआ इस फेज में। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा 500 साल का एज लगा उनको ऋग्वेद लिखने में। और अगला जो 500 साल का एज है, यानी कि 1000 से लेके 500 बीसी तक, इसमें इन्होंने ये तीन जो वेद हैं ये इन्होंने लिखा। ये ऐसा माना जाता है हमें कि इस तरीके से इन्होंने किया। इस वेद को, इन पोर्शन को दो दो तरीके से हम और मानते हैं, दो कैटेगरीज में और बांटते हैं। दैट इज कॉल्ड श्रुति एंड स्मृति। ये दो टर्म्स हैं, अगर आपने सुने होंगे।
श्रुति एंड स्मृति ये दो चीजें हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ वेद के अलावा आपने कभी सुना होगा उपनिषद, अर्यंकास, ब्रह्मानास, और ये सारी तीन चार ऐसे और छोटे छोटे हैं, वेदांग हो गए, फिर और ऐसे आते जाते हैं छोटे छोटे से। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे ना एक तरह से फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई बुक लिख दिया, लाइक आपने वो बुक लिख दिया, और मैंने उस बुक को पढ़ के, उसको समझ के, आपका बुक 300 पेज का था फॉर एग्जाम्पल, और मैंने उस बुक को पढ़ के मैंने अपनी लैंग्वेज में उसको इजी थोड़ा बनाने की कोशिश करके, या फिर मेरी समझ से उसको आई कन्वर्टेड इट इनटू 100 पेज, समराइज कर दिया मैंने उसको, एंड फिर वो उसको मैं लेके आया। सो दैट इज दीज आर दीज, जो हम जिसको बोलते हैं कि ये उपनिषद हो गया, ये आर्यनिकास हो गया, ब्रह्मानास हो गया, ये सारी चीजें यही हैं। सबने सबको कुछ ना कुछ मिला। अभी हम बात करते हैं श्रुति और स्मृति की क्या चीज है। तो ये सारी जितने भी आप वेदों के अलावा जो बाकी छोटे छोटे ये आप टर्म्स पढ़ते हो, ये आप ऐसा समझिए कि आप लेमैन तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये सारे वेदों का निचोड़ है। जितने भी जो कोई जिसने भी लिखे होंगे, सबने अपनी अपनी समझ से उसको लिख दिया, और वो आगे आज आज की डेट पे इस तरीके से चल रहा है। सो श्रुति और स्मृति की हम बात कर रहे थे। सो देर इज टू टर्म्स यहाँ पे, श्रुति और स्मृति। तो वैदिक लिटरेचर जो है, ये वैदिक पीरियड जो है, इट इज ऑल अबाउट द लिटरेचर ओनली। ये पूरा लिटरेचर के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे पेंटिंग और इन सब का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो कला शब्द है वो हमें सबसे पहले ऋग्वेद से मिला है। ऐसा माना जाता है कि हमें ऋग्वेद में सबसे पहले हमें कला शब्द देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे दो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये श्रुति और स्मृति। सो बेसिकली वेद को हमने श्रुति के कैटेगरी में रखा हुआ है बेसिकली। और ये कैटेगरी कैसे है? श्रुति समथिंग जो ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने हमें दिया, भगवान ने हमें वो नॉलेज दिया, और यानी कि भगवान ने हमें बोला और मैंने फिर उसको लिखा। तो ये श्रुति कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आपने एक मूवी अगर आपने देखी होगी रामानुजन की, या रामानुजन के कैरेक्टर को अगर आपने बायोग्राफी कभी उसको पढ़ी होगी, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। और उनके पास जब वो बाहर गए थे, और उसके बाद जब उन्होंने वो जितने भी फॉर्मूला, जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस वो उसको सॉल्व कर देते थे जब ना, तो उनके पास एक हमेशा एक चीज होता था कि ही डोंट हैव दिस प्रोसेस, नहीं है उसके पास, सिर्फ आंसर होता था। वो बोला कि इसका आंसर ये है, फिर जब वो बोलते थे कि इस प्रोसेस से करके देखो, फिर जब सारे मैथमेटिशियन लग जाते थे करने में, तो उनका आंसर सही निकलता था। एंड दे वर लाइक कि ये तुमको कैसे पता? एंड ही सेज कि ये मेरे को मेरी जो क्या बोलते हैं उनको, जो घर के डीटीज होते हैं, कुल देवी, वो ऐसा बोलता था कि ये मुझे मेरी कुल देवी बोलती है। ये पक्की स्टेटमेंट है रामानुजन की। एंड ही दे वर लाइक ये कैसे, मतलब कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है कि मेरे को ना मेरी कुलदेवी बोलती है, मेरे को बताती है ये चीज। अब वो वही जाने उसके पीछे क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ये जो हम बोलते हैं कि श्रुति आना, किसी चीज हमें भगवान से सुनाई देना, वो आवाज, और वो जब सुनाई दिया किसी को, उसने लिख दिया। ठीक है। अब स्मृति का क्या क्या कनेक्शन है? स्मृति ये है जो अ, हमने किसी से सुना, हमने कभी उसको देखा नहीं, हम आगे से सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं सब कुछ, और हमने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आप बोलते हैं दिस महाभारत या फिर रामायण लिखी जिन्होंने, तो वो भी क्या उन्होंने, क्या वो अब दे नोज, या फिर उन्हें पता, या हमें नहीं पता कि भाई अगर जब इन्होंने अगर लिखा है, अगर वाल्मीकि ने अगर रामायण लिखा है, तो क्या रामायण को उसने साक्षात देखा था क्या? ही वॉज देयर एज अ कैमरा, कि वो पूरा देख रहे थे कि क्या क्या चल रहा है सारा। हाउ ही नो दिस? वो अगर उन्होंने लिख दिया तो ही समथिंग उनको किसी ने बताया होगा या कुछ हुआ होगा। फिर उसी को आगे अगर आप देखोगे, रामायण को आप देखोगे या महाभारत को देखोगे, वी हैव बहुत सारे वर्जन है हमारे पास रामायण के। कभी किसने लिखा, कभी किसने लिखा, तो कभी किसने लिखा। देयर इज जस्ट लेस देन 1 मिनट टू ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इट्स सेइंग दैट ये शो कर रहा है। चलो कोई नहीं। सो ये इस तरीके से इन्होंने जो है स्मृति और श्रुति को बांटा है।
श्रुति इज समथिंग जो भगवान की देन है, भगवान से सुना हमने। एंड स्मृति जो हमने आगे से हम सुनते आए हैं जिस मर्जी से, हमारे गुरु से सुनते आए हैं हम, हमारे गुरु ने हम उनके गुरु से सुना होगा। वो जो चीजें चलती आई हैं उनको जो लिख दिया लोगों ने, टाइम टाइम पे सबने लिखा है, जिससे भी सुनते गए वो लिखते गए हैं। और वो सारे हमारे पास लिखित है, हमारे पास प्रमाण, लेकिन ये प्रमाण नहीं है हमारे पास कि किसने लिखा है, राइट। सो श्रुति और स्मृति को, वैदिक पीरियड को ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे। एंड जैसे वो पुराण है हमारे पास, हमारे वी हैव 18 पुराण, 18 पुराण है हमारे पास। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट वन इन दिस पुराणास। तो ये पुराण